हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। और जैसा आपको पता है 11वीं क्लास है, ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 9 हम लोग पढ़ रहे हैं। और इसी 9 नंबर चैप्टर में आपको याद होना चाहिए कि हम लोग सौर विकिरण को देख रहे थे और उसके बाद ऊष्मा संतुलन, बैलेंस शीट और टेम्परेचर के विषय में हम लोग पढ़ रहे थे। तो कल हमने देख लिया था कि परसों के लेक्चर में कि टेम्परेचर कैसे बनता है, हीट कैसे है, इफेक्टिव कैसे पड़ता है, एंगल्स के हिसाब से क्या उसका प्रेजेंटेशन है, ये सारी चीज हैं। और इनको हमने एक एक करके दो अच्छे से बहुत यहाँ पर आपका बात कर लिया और इनको हमने बेसिकली ऐसे कह सकते हैं कि पूरा इतना समझ लिया था, देख लिया था। कल हमने वायुमंडल में तापन यानी कि शीतलन और आपका होल्डनेस यानी कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो कैसे गर्म हो रहा है और कैसे ठंडा हो रहा है, जो उसकी मेन प्रॉपर्टी थी उसको हमने समझने की कोशिश की। ठीक है। और पृथ्वी का जो हीट बजट है, कल हमने हीट बजट को भी देखा। उससे पहले हमने कुछ चीजों को पढ़ लिया था, कंडेंसेशन, कन्वेक्शनल, क्लियर है। और तो ये सब चीजों को हम लोग आपका देख रहे थे। तो जो कंडेंसेशन था चालन, उसमें क्या था, परतों के हिसाब से आपकी चीजें गर्म होती हैं। और जो ये किसमें, कंडेंसेशन में, ठीक है। और संवहन में जब हम लोग आपका आपका देख रहे थे तो कैसे सीधा ऊपर ऊर्ध्वाधर की तरफ जो कैसे गर्म हो रहा था उसको हमने देख लिया। इतना हम लोग बेसिकली पढ़ चुके थे। फिर हमने देखा सूर्य से आने वाली किरण को हम लोग क्या कहते हैं, दीर्घ पार्थिव विकिरण। और जब वो जाती है तो हम उसको क्या, सॉरी क्षमा चाहूंगा, जब आती है तो क्या बोलते हैं, लघु पार्थिव विकिरण, और जाती है तो क्या बोलते हैं, दीर्घ पार्थिव विकिरण। फिर ये हीट बजट को हम लोग पढ़ रहे थे कि सूर्य से 100% भाप की ऊर्जा आती है, 35% तक वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में एग्जॉर्ब हो जाती है, यानी कि वो उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। और जो आपका 65% है वो हमारे पास पहुंचती है, कुछ एल्बिडो से टकरा कर वापस हो जाती है, कुछ बादल में लग जाती है, कुछ हीट में चेंज हो जाती है, कुछ लैंड उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। इस तरह से हमने देखा। कुछ परावर्तन, प्रकीर्णन, अपसरण के कारण चेंजेस हमको आपका दिखाई देते हैं। और फिर हमने इसमें देखा ग्लोबल वार्मिंग कैसे बढ़ती है। तो जो हमारे डस्ट पार्टिकल हैं, जल वाष्प हैं, और जो हमारी जो ग्लोबल वार्मिंग की जो मेनली गैसेज हैं जो हमारे पोल्यूशन से निकलती हैं, CO2 हो गया, N2O हो गया यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, मीथेन। तो इनके जो अणु होते हैं ये वापस जा रही आपकी सूर्य के प्रकाश को रोक लेते हैं। क्लियर है, क्योंकि फोटोन में आपका इसका जो हमारा जो एनर्जी हमको आती है वो कैसे आती है, आपके स्पेक्ट्रम में आती है, रे की तरह आती है। और उसको वापस जाने समय कुछ को रोक लेते हैं, सारे को रोक लेते तो बहुत हीट हो जाएगा, कुछ ऊपर रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, एक समय के लिए टेम्परेचर कैसा होता है, हाई हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। और आप जानते हैं अगर टेम्परेचर हाई होगा तो उसके बहुत सारे इफेक्ट और इम्पैक्ट और कॉजेज जो हैं हमारी पृथ्वी पर पड़ेंगे। पृथ्वी पर पड़ेंगे तो मानव जीवन, मानव के साथ जीव जंतु पौधे उससे संबंधित और लिविंग थिंग जो है उन सब पर उसका क्या पड़ेगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपका प्रभाव पड़ेगा। और बहुत सारे आपके क्लाइमेटिकल चेंज की वजह से भी हम लोगों को आपके बहुत सारे इम्पैक्ट और इफेक्ट उसके झेलने पड़ते हैं। ये एक थ्योरी हुई थी। कल हमने सौर विकिरण को देखा, कैसे आता है, कैसे जाता है, क्या उसका बेसिकली स्ट्रक्चर है, हीट बजट क्या है। एल्बिडो को हमने पढ़ा कि सौर की किरण इस प्रकार मात्रा में जब वापस, यहां से थोड़ा सा था, ये देखिए एल्बिडो कह रहे हैं कि पृथ्वी के हिमाच्छादित, हिमाच्छादित मतलब जहां पर आइस कैप होती है, जहां पर आपका बर्फ पड़ा होता है, हिमाच्छादित क्षेत्रों द्वारा परिवर्तित होकर, परिवर्तित का मतलब है रिफ्लेक्ट होकर जब लौटती हुई सौर किरणें परावर्तित मात्रा को कहते हैं, उसको बोलते हैं एल्बिडो। मान लीजिए ये मेरा स्पेस, जो मेरा हाथ है, आप इसको मानिए ये क्या है, वो आपका बर्फ का ढकवा है। जैसे ही यहाँ रेज आएगी वो तुरंत इस पर टकराएगी और तुरंत वापस चली जाएगी। क्लियर है। अगर मान लीजिए यहाँ आपका लैंड एरिया होता तो हीट को जल्दी एब्जॉर्ब करता, पहाड़ है थोड़ा सा कम समय लगती, थोड़ी ज्यादा समय लगता क्योंकि चट्टाने बहुत समय बाद गर्म होती हैं। सी लेवल जो होता है, समुद्र लेवल, उसको आपका गर्म होने में समय लगता है। देखिए हर मैटर की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है, उसी प्रॉपर्टी के अनुसार ये वहां का क्लाइमेट और वहां की जो वेजिटेशन है वो सब, टेम्परेचर और रेनफॉल और उसके बाद हाइट सबसे ज्यादा आपका जो है इम्पैक्ट करती है। क्लियर हो गया, इतना बेसिकली आपको ध्यान रखना। ठीक है।
अब चलिए सौर पार्थिव विकिरण को हमने देख लिया और पृथ्वी की हीट बजट को हमने देखा कि कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, कितना एब्जॉर्ब कर रहा है। उसी को हमने पृथ्वी का हीट बजट या बैलेंस हीट हमने कहा। ये हम इतना जो है अपने लेक्चर में देख चुके थे। पृथ्वी की सतह का हीट बजट विभिन्न विभिन्न क्यों है, क्योंकि वहां विभिन्न व्याख्या की है, क्योंकि सूर्य प्रकाश जो है सीधी नहीं पड़ती, अलग अलग में पड़ती है। क्लियर है। और उसको दर्शाया गया है कि शेष अधिशेष कैसे रूप में पाई जाती है। चलिए एक बार फिर भी हम यहाँ से शुरू करते हैं। हमने कल पढ़ लिया हो, यहाँ से देखें। कह रहे पृथ्वी की सतह पर कुल बजट में विभिन्नता है। जैसे पहले व्याख्या की जा चुकी, व्याख्या का मतलब उसको एक्सप्लेन कर दिया गया है कि पृथ्वी की सतह पर विकिरण से की मात्रा विभिन्नता पाई जाती है, यानी कि जो रेज आती है, जो विकिरण है, उसमें क्या पाई जाती है मात्रा में आपका विभिन्नता। अब देखिए ये हमारी पृथ्वी हो गई, ठीक है। अब सूर्य किरण है, अगर सूर्य उत्तरायण है तो यहाँ ज्यादा पड़ेगा, दक्षिणायन है तो यहाँ पड़ेगा, और ये इस पर हमेशा प्रकाश समान रूप से पड़ता रहता है वर्ष पर। क्लियर है। अब जहां पर अधिक होगा वहां पर आप देख सकते हैं वहां पर क्या हो जाएगा, ज्यादा मात्रा में। कह रहे पृथ्वी के कुछ भागों पर सौर विकिरण संतुलन अधिशेष मतलब रिमेनिंग सरप्लस पाया जाता है, यानी कि आवश्यकता से अधिक, परंतु कुछ भागों में ऋणात्मक संतुलन होता है। ऋणात्मक का मतलब है आपका निगेटिव। अब मान लीजिए इस समय का मौसम देखिए, इस समय अगर आप लोग देखेंगे तो कुछ समझ आएगा बढ़िया से। ये जीरो और ये उत्तरी गोलार्ध, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये मकर रेखा, ये आपका कर्क रेखा। तो बेसिकली जो अभी आपका सन है वो कहाँ है, यहां पर है। कहां पर, मकर रेखा। यहाँ भी सूर्य की किरणें पड़ रही है, यहाँ भी पड़ रही है। यहाँ कैसी पड़ रही है, यहाँ किरणें पड़ रही हैं आपकी तिरछी, और जहां पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं वहां पर टेम्परेचर कैसा होता है, वहां टेम्परेचर कम होता है। देख जाहिर है ना कि जहां पर सूर्य की किरणें आपकी तिरछी पड़ेंगी, क्लियर है, वहां पर क्या होगा, टेम्परेचर आपका बेसिकली टेम्परेचर कम होगा, प्रेशर कैसा होगा, ज्यादा। चलिए प्रेशर की बात में करेंगे। तो टेम्परेचर कैसा होगा, जहां पर तापमान आपका सीधा जाएगा वहां टेम्परेचर अधिक होगा, और जहां पर सूर्य की किरणें कम जाएंगी वहां टेम्परेचर कम होगा। इसलिए अब सूर्य कर्क रेखा में है, मकर रेखा पर आपका सूर्य है इस समय, तो कर्क रेखा में क्या होगी आपकी सर्दी। अगर कर्क रेखा पर आपका सूर्य होगा तो अब मकर रेखा में आपकी सर्दी होगी। सर्दी क्यों होगी, या अगर मैं आपसे पूछ लूं कि क्या कारण है अभी भारत में या उत्तरी गोलार्ध में सर्दी का मौसम है, तो आप कहेंगे सर सूर्य का दक्षिणायन होने की वजह से, यानी कि साउथ पोल में मकर रेखा के ऊपर शिफ्ट होने की वजह से सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में आपके तिरछी पड़ती हैं, और तिरछी पड़ने की वजह से सूर्य का प्रकाश हम तक नहीं पहुंच पाता, इसलिए हमारे यहाँ शीत ऋतु हो जाती है। क्लियर है। और जिसके कारण बहुत सारे हमको जलवायु परिवर्तन देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है, और उसी से सारा इफेक्ट होता है। कह रहे चित्र 9.3 में पृथ्वी वायुमंडल तंत्र का परिशुद्ध विकिरण अक्षांशीय विभिन्नता को आपको दर्शाता है कि कैसे लैटिट्यूडनल आपको डिफरेंसेस मिलेंगे। शुद्ध विकिरण का अधिशेष जो है 40 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री साउथ अक्षांशों तक अधिक रहता है, यानी कि जो भी आपको गर्मी मिलेगी या सर्दी मतलब जो भी टेम्परेचर ज्यादा मिलेगा मतलब सन का, वो 40 डिग्री नॉर्थ और 40 डिग्री साउथ तक है। उसके बाद कैसा है, सूर्य की किरणें बहुत आपकी तिरछी हो जाती है किसी भी टाइम में हो, चाहे आपका जो सन है वो आपका शिफ्ट कर रहा हो साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, या फिर कर्क रेखा या मकर रेखा में जिस गोलार्ध में भी आपका जाएगा, लेकिन 40 के बाद वो आपका टिल्ट होती ही है। क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना है। परंतु ध्रुवों के पास कमी यानी कि ड्रिफ्ट पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ताप ऊर्जा ध्रुवों की पुनर्वृत्ति होती है, फलस्वरूप उष्णकटिबंधीय ताप संचरण के कारण ही बहुत अधिक गर्म नहीं होती, और ना ही उच्च अत्यधिक कमी के कारण आपके जमते हैं। अब देखिए होता क्या है, जब आपका जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, यानी कि उष्णकटिबंधीय का मतलब जो ऐसे आपके गर्म क्षेत्र है, हाँ क्या है गर्म क्षेत्र, अब ऐसे तो आपकी गर्मी पड़ रही है, वो तो आपका बर्फ मतलब आग बन के उड़ जाएंगे। क्या कारण है, तो बरस भर आप देखेंगे एक जैसा समान टेम्परेचर हर जगह पृथ्वी पर नहीं रहता, चेंजेस हमेशा होते रहते हैं। अगर आप इस समय देखोगे तो इस समय जो आपका जो है साउथ पोल है, साउथ पोल में तुलनात्मक रूप से कम सर्दी होगी। कहां पर, अगर हम नॉर्थ पोल की काउंटिंग कर रहे हैं, क्योंकि नॉर्थ पोल पर सूर्य की कोई भी किरण जा नहीं रही है,
इसलिए वहां 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर होता है। क्लियर है? चलिए थोड़ा सा आगे देखते हैं और उसको पढ़ते हैं। कह रहे हैं कि वायुमंडल एवं भूपृष्ठ के साथ सूर्य ताप की अनंतीय क्रिया द्वारा जनित तापमान के रूप में मापा जाता है। कह रहे जो हमारा एटमॉस्फेयर है और जो हमारा भूपृष्ठ मतलब जो ऊपर का भाग है, जो पृथ्वी की ऊपर का भाग जिसको हम बोलते हैं क्रस्ट, ये भूभाग भी है। तो जितना भी हमको सूर्य ताप अनेक जो भी आपके रिएक्शन क्रिया होती है उससे हमको प्राप्त होते हैं, तो ऊष्मतापन के रूप में मापा जाता है, जहां ऊष्मा किसी पदार्थ के कणों को गति को आपका दर्शाती। क्या होता है? ऊष्मा किसी के पदार्थ के जो कण हैं उनकी जो आपका गति है उस गति को आपका दर्शाता है। वही तापमान किसी पदार्थ या किसी स्थान के गर्म या ठंडे होने की डिग्री को मापता है। कैसे है? किसी स्थान पर कोई आपका पदार्थ है या कोई स्थान है, उसके गर्म और ठंडे होने का जो स्थिति है उसी को वो आपका मापता है। डिग्री में हम लोग माप लेते हैं। कहते हैं ना कि अभी सर्दी हो रही है, 9 डिग्री टेम्परेचर वो आपका चला गया है, 9 डिग्री चला गया, अभी 4 डिग्री है, अभी 0 से नीचे गिर गया है। आज तो 6 डिग्री था। गर्मी होती है, हम बोलते हैं यार बड़ा टेम्परेचर है, आज 36 डिग्री टेम्परेचर था, आज 42 डिग्री था, आज 38 डिग्री था, आज 16 डिग्री था। ये हम क्या करते हैं? सूर्य की हीट को हम लोग टेम्परेचर को सेल्सियस या फ़ारेनहाइट या डिग्री में उसको माप लेते हैं। अब कह रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे कारण हैं जो क्या करते हैं? तापमान के वितरण को नियंत्रित करने वाले कारक। ये जो आपका डिस्ट्रीब्यूशनल है किसका? टेम्परेचर का। तो कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो उसको नियंत्रित करते हैं? तो उन फैक्टर्स को भी हम लोग आपका देखेंगे। जैसे क्या कह रहे हैं? देखिए, किसी भी स्थान पर वायु का तापमान निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। कह रहे हैं अगर कोई भी स्थान है, उस स्थान पर वायु यानी कि हवा का तापमान कैसा होगा, उसके भी कुछ कारक हैं जिनके ऊपर वो डिपेंड करता है। देखिए, पहला कारक कौन सा है? उस स्थान का अक्षांशीय रेख, यानी कि वो कोई स्थान है वो किस अक्षांश रेखा पर पड़ता है। ये पृथ्वी है, 0 है, 0 से लेकर इधर इस तरह से 90, इस तरह से 90, मान लीजिए वो 40 पर पड़ रहा है नॉर्थ में। समुद्र से उसकी दूरी कितनी है? अब अगर मान लीजिए कोई स्थान यहां बना हुआ है तो सी उसके पास से कितना है, समुद्र की दूरी उसके पास से कितनी है। ठीक है? एवं वायु रहित संचरण कैसा है, हवा की क्या कंडीशन है। दूसरा, कोट या ठंडी महासागरीय धारा, यानी कि वहां उसके पास से कोई गर्म या ठंडी कोई आपका कॉन्टिनेंट या जो आपका महासागरीय धारा है उसकी तो उपस्थिति नहीं है। मान लीजिए ये भारत का क्षेत्र है और यहां से अगर आपका कोल्ड करंट आपकी गुजर रही है तो यहाँ पर इस क्षेत्र पर आपको वो ऑलरेडी आपका मरुस्थल बना देगी। कोल्ड डेजर्ट होगा, बारिश होने नहीं देगी सबको, क्योंकि ड्राई जो उसमें जलवाष्प है एयर वो कैसी होगी? ड्राई होगी। और जब आपका जलवाष्प ड्राई होगी तो ये सारी समस्या को खड़ा कर देगी। क्लियर है? ध्यान रखिए। तो ये भी हमको देखना होता है कि वायु राशि क्या है। और उसके बाद एक फैक्टर बहुत वेरी करता है, लोकल फैक्टर होता है, स्थानीय कारक। स्थानीय कारक का मतलब होता है कि विशेष किसी स्थान पर टेम्परेचर, प्रेशर, एयर, विंड की वजह से अब कोई चीज हो सकता है। अब एग्जांपल देखिए, अगर कोई आपके पहाड़ के हाइट पर गांव है तो उसका टेम्परेचर प्रेशर अलग होगा। इस अगर साइड पर है तो उसका टेम्परेचर प्रेशर अलग होगा। अगर इस दिशा में है तो उसका टेम्परेचर प्रेशर कैसा होगा? अलग होगा। वो किस कारण है? वो लोकल फैक्टर वहां काम कर रहा है। तो वहां ये वाले फैक्टर तो काम करेंगे अक्षांश रेखाओं के साथ साथ, लेकिन ये फैक्टर भी एक विशेष यूनिक कंडीशन बना देता है। जैसे एक क्लाइमेट आते हैं ना, तुल्य क्लाइमेट, चाइना टाइप, जब आप उसको पढ़ोगे, या फिर आपका मेडिटेरियन क्लाइमेट, वो विशेष क्षेत्र में देखने की मिलती है। तो उसको भी हम पढ़ेंगे कि कैसे क्या कंडीशन है, कहां पर देखने के लिए पाई जाती है, कहां पर मिलती है। तो आइए इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं आपका, इसमें पहला बिंदु अक्षांश की। क्या देख रहे हैं? तापमान को प्रभावित करने वाले कारक में सबसे पहले हम देख रहे हैं उस अक्षांश रेखा का आपका अक्षांश, कि कैसे आपका कोई भी लैटिट्यूडनल पॉइंट्स किसी के टेम्परेचर को कैसे इफेक्ट करता है, इसको देख रहे हैं। चलिए, इससे देखने से पहले आपके पास 1 मिनट है,
इतना पढ़ा है, कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन हो कि कैसे कोई ठंडा गर्म हीट बजट में कोई प्रॉब्लम हो, एटमॉस्फेयर कैसे रिफ्लेक्ट इंपैक्ट करता है, एल्बिडो कैसे है, कहां पर एल्बिडो ज्यादा होगा, कहां पर कम होगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ लीजिए। देख लिया? चलिए चलिए, तो यहां तक। अब देखिए, ये सारे ऐसे पॉइंट हैं जो आपको लगेंगे सर आप कैसे कह रहे हैं, टॉपिक आपको बड़ा छोटा लग रहा होगा बच्चों, लेकिन मैं आपको लिटिल बताऊं, टॉपिक इतना वाइड है और इतना अपने आप में कंफ्यूजिंग है और कॉन्सेप्चुअल है। अगर आपने पूरा स्टेप बाय स्टेप चीजें समझ ली तो एक भी चीज मिस नहीं होगी, पूरी आपकी किताब की तरह छप जाएगा ब्रेन में। कुछ भी आपने मिस कर दिया तो समझ लीजिए पूरी चैन टूट जाएगी और कुछ भी समझ नहीं आने वाला। अब मैं लैटिट्यूड पढ़ाने लग गया तो आप कहेंगे, कोई बच्चा नया के बैठेगा, सर आसान से रेखाओं क्या मतलब, तो कोई मतलब थोड़ी, हम कौन सा ग्लोब पढ़ रहे हैं, लेकिन हम पढ़ रहे हैं तापमान को प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहले प्रभावित करता है लैटिट्यूड, कि आप किस लैटिट्यूड पर हैं। अगर आप ध्रुवों पर हैं तो वहां टेम्परेचर कम क्यों है, उसका रीजन है। आप इक्वेटर पर वहां ज्यादा क्यों है, आप 30 डिग्री पर वहां क्यों है, आप दोनों ऋतुआं क्यों झूल रहे हैं, और कहीं पर 4 ऋतु मौसम है तो ऐसा क्यों है। ये सारा अक्षांशीय विस्तार के कारण ही उत्पन्न होती है सारी चीजें। क्लियर है? चलिए आइए देखते हैं और इस पर बात करते हैं। कह रहे हैं किसी भी स्थान का तापमान उस स्थान के द्वारा प्राप्त सूर्य ताप पर निर्भर करता है। कह रहे कोई भी ऐसा स्थान है, उसका टेम्परेचर कितना होगा ये डिपेंड करता है कि सन से उसे कितनी हीट मिली है, ये इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। समझ आया कि कोई भी स्थान पर टेम्परेचर कितना होगा किस बात पर निर्भर करता है कि उसको सूर्य का जो टेम्परेचर है वो कितना मिला। सूर्य ताप मतलब होता है सूर्य की हीट, उसको कितनी प्राप्त हुई है बेसिकली। तो पहले ही बताया जा चुका है कि सूर्य तप की मात्रा में अक्षांश के अनुसार विभिन्नता पाई जाती है। इसके अनुसार, अक्षांश के अनुसार जो है आपकी विभिन्नता मतलब डिफरेंसेस पाए जाते हैं। तदनुसार तापमान में भी विभिन्नता पाई जाती है और तापमान में भी क्या पाई जाती है, अंतर पाया जाता है। तुंगता, तुंगता मतलब समझते हो आप, एल्टीट्यूड क्या होता है। देखिए, वायुमंडल पार्थिव विकिरण द्वारा नीचे की परतों को पहले गर्म होता है। अब आप देखिए, पार्थिव विकिरण द्वारा क्या होता है, नीचे की परतें पहले गर्म होती हैं। यही कारण है कि समुद्र तल के पास स्थानों का तापमान अधिक तथा ऊंचे भागों का स्थान तापमान कम होता है। अब ये है आपका समुद्र, ठीक है, ये है कोई पहाड़ और ये है कोई लैंड एरिया, और सन यहां भी बराबर पड़ रहा है टेम्परेचर, और इस पर भी बराबर पड़ रहा है, और इस पर भी बराबर पड़ रहा है। तो सबसे पहले ये गर्म होगा एक नंबर पर, दूसरे नंबर पर ये गर्म होगा, तीसरे नंबर पर ये, क्योंकि हीट को जो है हमारी लैंड है वो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेती है। क्लियर है? आपका जो रॉक्स हैं, जो आपकी चट्टाने हैं, उनको गर्म होने में समय लगता है। क्लियर है? और इनको क्या होता है, जो आपका समुद्र है उसमें भी गर्म, चट्टाने संचालन के माध्यम से परत दर परत आपकी गर्म होती है। क्लियर हो गया? इसलिए क्या होता है, कंडेंसेशन होता है, परत दर परत आपकी गर्म होती है। ठीक है, तो ये ही बात आपको समझा रहा है कि समुद्र तल के पास के स्थान का तापमान अधिक, ऊंचे भाग पर स्थान का तापमान कम होगा। ऐसा होगा, तापमान कम होगा। तो यही कारण है कि जो स्थान है ऊंचे भाग का तापमान कैसा रहेगा, कम होगा, और अन्य स्थान का जो तापमान है वो कैसा होगा, अधिक। तो मेन है हीट एब्जॉर्बेशन पे भी, यानी कि वो पदार्थ, वो मेटल कैसा है कि वो हीट को एब्जॉर्ब करता भी है नहीं करता। और अगर मैं कहूं कि मैदान के बगल में अगर आपका रेत हो तो सबसे पहले कौन गर्म होगा, रेत बहुत जल्दी हीट होता है। तो कह रहे हैं कि ऊंचे भाग वाले पर तुलना में कम होगा। अन्य शब्दों में तापमान सामान्यता उंगता बढ़ने के साथ साथ घटता है, यानी कि जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे ही चीजें क्या हो जाएंगी, घटनी शुरू हो जाएंगी। तो बढ़ने के साथ साथ तापमान की घटने की दर को हम क्या बोलते हैं, सामान्य ताप दर, नॉर्मल लैप्स रेट, यानी कि ऊंचाई के साथ तापमान घटने लगता है। क्लियर हो गया?
सामान्यता एक जनरल बात की गई है, पर अगर आप 1000 मीटर ऊंचाई पर चढ़ते हैं, 1000 का मतलब समझते हैं 1 किलोमीटर, तो 6.5 सेल्सियस टेम्परेचर आपका कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? कितना कम हो जाएगा। यानी कि आप अभी यहीं थे और यहां मान लीजिए यहाँ टेम्परेचर था 12.5 डिग्री, आप 1 किलोमीटर ऊपर चढ़ गए तो टेम्परेचर हो गया 6.5। ऐसे समझिए, यानी कि ऊपर की ओर जाने पर, ऊंचाई जाने पर तापमान गिरने लगता है। क्लियर हो गया? कारण है क्यों? किसी की तुंगता, ये भी उसका फैक्टर काम करती है। अब देखिए, एक ही हाइट पर, एक ही लैटिट्यूड पर, यहां समुद्र है, यहां पर्वत है और यहां मैदान है, तीनों मान लीजिए आपका 30 डिग्री पर है, तो इन तीनों पर समान सूर्य ताप प्राप्त हो रहा है, तो किसका टेम्परेचर अधिक होगा? तो आप कहेंगे सर लैंड एरिया का सबसे अधिक होगा, उसके बाद समुद्र का होगा, और सबसे कम किसका होगा? पहाड़ का, क्योंकि हाइट पर टेम्परेचर गिरने लगता है ऊंचाई की ओर जाने पर। क्लियर है? ध्यान रहेगा इतना। तो पहला कारण आपको समझ आया कि क्या है? नॉर्मल लैप्स रेट आपसे पूछ ले तो हाइट पर जाने पर जो तापमान आपका क्या है, घटने लगता है, आप उसको कहेंगे नॉर्मल लैप्स रेट। अब देखिए, एक ये मैप दिखाया गया है भूपृष्ठ पर। देखिए, एक होती है समदाब रेखाएं, जो क्या करती हैं? समान ताप वाले स्थान को मिलाती हैं। कैसे करती हैं? समान ताप को मिला। अगर मैं आपसे पूछूं कि समान ताप को मिलाने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? समान ताप को मिलाने वाली रेखाओं को तो आपको पता होना चाहिए, समोच्च रेखा। अब देखिए, क्लियर हो गया? समोच्च रेखा। अब यहां अगर 30 है, ऐसे मान लीजिए यहाँ टेम्परेचर 30 डिग्री है, यहाँ आपको 20 है, यहाँ 30 है, यहाँ फिर आपका 50 है, यहाँ 30 है, और यहाँ आपका 35 है। तो रेखा कैसे बनेगी? इस तरह से जाएगी, इस तरह से, फिर 50 है, फिर 35 है, इस तरह से ऐसे जाएगी ना, समानता आपको मिलाती हुई। ठीक है, आइए अब इस मैप को समझने का थोड़ा सा प्रयास करें। देखिए, ये हो गया आपका 0 डिग्री, ये 20, ठीक है। मान लीजिए अगर हमको समान ताप वाली रेखाओं को मिलाना है, तो समान ताप की रेखा कैसी होगी? अगर मान लीजिए इस पूरे स्थान पर 20 डिग्री है तो सीधी हो जाएगी, लेकिन कहीं पर वो आपका पर्वत होगा, तो कहीं पर मान लीजिए ये क्या होगी? समान, जहां पर एक समान टेम्परेचर है तो आप उसको बिल्कुल सीधा मिला देंगे इस तरह से कि चलिए समान है। लेकिन कहीं पर अगर आपका पर्वत होगा, टेम्परेचर कैसा रहेगा? कम। समुद्र होगा तो ऊंचा रहेगा। क्लियर है? फिर पर्वत होगा नीचा, और कहीं पर क्या होगा आपका? लैंड एरिया, टेम्परेचर अधिक होगा, और कहीं पर अगर आपको रेगिस्तान मिलेगा टेम्परेचर और अधिक होगा। तो यानी कि जैसे जैसे आपका तापमान बदलता रहता है किसी क्षेत्र भू आकृति की विशेष आकृति के आधार पर, वैसे ही आपका समुच्चय रेखा ऊपर नीचे होती रहती है। ये उसी का इमेज आपको दिखाया गया है। शायद आपको अभी इतना अच्छा क्लियर ना हो। क्लियर है? चलिए इसको देखिए, और उसके बाद करेंगे समुद्र से दूरी। चलिए देख लिया, आगे बढ़ जाएं। अगला है समुद्र से दूरी। एक क्या था आपका? अक्षांश, लैटिट्यूड। समुद्र से दूरी, समझ। किसी भी स्थान के तापमान को प्रभावित करने वाले कारकों में दूसरा जो फैक्टर है वो क्या है? समुद्र उस स्थान से कितनी दूरी पर है। समुद्र उस स्थान की दूरी है, कि मान लीजिए यहां पर आपका समुद्र है और वो स्थान यहां है, या फिर मान लीजिए यहां, तो उसकी दूरी कितनी है, इस बात का डिपेंड करता है। क्लियर है? उसके टेम्परेचर को प्रभावित करने वाले कारक पर।
कैसे, आप देखिए, स्थल की अपेक्षा समुद्र धीरे धीरे गर्म होता है। अब आपको समझ आ गया यहाँ पर टेम्परेचर कम क्यों मिलता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जो आपका समुद्र है मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे गर्म होता है, और धीरे धीरे ही कैसा होगा, ठंडा होता है। स्थल की एक खास प्रॉपर्टी होती है कि वो जल्दी गर्म होगा और बेटा जल्दी ठंडा हो जाए। तो सबसे पहले समुद्र क्या है, धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे क्या होगा, आपका ठंडा होगा। लैंड क्या है, जल्दी गर्म हो जाती है, 1-1.5 घंटे में, 2 घंटे में, 3 घंटे में, और 3-4 घंटे में ठंडी हो जाती है। एग्जाम्पल आप समझिए, अगर मान लीजिए 1 बजे टॉप की हीट है या 12 बजे हीट पड़ती है, बहुत गर्मी, 3 बजे तक भपका मारने लगता है, जैसे सूरज डाउन हुआ धीरे धीरे पृथ्वी शाम के 5-6 बजे तक ठंडी हो जाती है। चलो अब तो पृथ्वी ठंडी होगी, हम खुद अनुभव करते हैं ना गर्मियों में कि बड़ी गर्म हो रही, नंगे पैर नहीं चल सकते भाई, और जैसी शाम हुई कि चलो अब तो नंगे पैर घूमते कुछ आनंद आएगा, क्योंकि पृथ्वी अपनी हीट को छोड़ देती है, रिफ्लेक्ट कर देती है, और छोड़ती है तो दीर्घ पार्थिव विकिरण क्या, क्लियर है। इसीलिए समुद्री तट के ऊपर, कहा कह रहे हैं, इसीलिए समुद्री तट के ऊपर स्थल अपेक्षित तापमान में विभिन्नता कम आती है। कह रहे कि जो भी आपके क्षेत्र समुद्र के आस पड़ोस में है, उनके टेम्परेचर में विभिन्नता आपको कम देखने के लिए मिलेगी। ऐसा नहीं मिलेगा कि दिन में टेम्परेचर था आपका 25 डिग्री और रात को हो गया आपका 17, क्लियर है, ऐसा नहीं है। जैसे आप राजस्थान में चले जाओ, राजस्थान में दिन में जो आपका जैसलमेर वाला रीजन है, वहां टेम्परेचर पहुंच जाएगा 43 डिग्री, और रात में देखो, रात में पहुंच जाएगा 13 डिग्री के आसपास, तुरंत गिर जाएगा। इसलिए क्वेश्चन बनता है कि समुद्रों में जो आपके मरुस्थल है, क्या कारण है कि मरुस्थल में रातें गर्म, मैंने उल्टा कर दिया फिर, कि दिन गर्म और रातें ठंडी होती है। क्यों, क्योंकि वो हीट को एब्जॉर्ब करता है, कौन, आपका जो रेत है, और बाद में वो छोड़ देता है, तो छोड़ते समय उसके बाद उसमें नहीं रहती, इसलिए वो क्या हो जाते हैं, आपके ठंडे हो जाते हैं। तो कह रहे हैं कि समुद्र के ऊपर के स्थल अपेक्षित तापमान में कम विभिन्नता होती है। समुद्र के निकट स्थानों पर समुद्र एवं समुद्रीय समीर का सामान्य प्रभाव पड़ता है। कैसे पड़ता है, समुद्र एवं स्थलीय समीर का सामान्य प्रभाव पड़ता है, और तापमान सम रहता है। सम मतलब होता है ना गर्मी ना सर्दी, यानी कि ज्यादा वेरिएशन आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। अब क्वेश्चन है कि स्थलीय समीर क्या होती है और समुद्रीय समीर क्या होती है। अब देखिए, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, यहां समझा देता हूं, ये जगह थोड़ी अच्छी रहेगी। देखिए, ये हो गया आपका समुद्र, और ये हो गया आपकी लैंड एरिया, बेसिकली मान लीजिए भारत ही है। सन निकला, इधर गिर पड़ा और इधर भी पड़ा। यहाँ टेम्परेचर जो था वो कैसा हुआ, ज्यादा हुआ, तो जो आपका प्रेशर है, प्रेशर, अब दाब, हवा के प्रेशर की बात कर रहे हैं, प्रेशर कैसा होगा, यहाँ पर कम होगा, क्योंकि टेम्परेचर अधिकतर एक दूसरे के कैसे होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ जो टेम्परेचर है वो कम होगा और प्रेशर कैसा है आपका, अधिक होगा। ऐसा होगा, प्रेशर अधिक होगा, तो क्या होगा, अब हवा जो चलती है, हवा वो कहां चलती है, हाई टू लो प्रेशर, हाई टू कहां चलती हैं, लो प्रेशर पर चलती है, लो प्रेशर पर। तो अब यहां हाई है और यहां लो है, ठीक है, तो हवा कहां चलेंगी, इस तरफ, क्लियर है, ठीक। अब देखिए, ये समय है दिन का। अब रात्रि में क्या होगा, रात्रि में यहां पर टेम्परेचर हो जाएगा कम, सॉरी टेम्परेचर हो जाएगा ज्यादा, क्योंकि हीट छोड़ेगा, और यहां हो जाएगा लो प्रेशर और यहां हो जाएगा हाई प्रेशर। तो रात्रि में हवा क्या चलेंगी, आपका स्थल से समुद्र की ओर चलेंगी, क्या चलेंगी, स्थल से समुद्र की ओर, यानी कि जो हवा समुद्र से स्थल की ओर चलती है उसको कहते हैं समुद्रीय समीर, और जो आपका स्थल से समुद्र की ओर चलती है उसको बोलते हैं स्थलीय समीर, क्लियर है। तो बेसिकली हवाओं के डेविएशन से,
हवाओं के अंतर से ही ये सारी चीजें जो हैं आपको बेसिकली देखने के लिए आपका मिलती हैं। और कैसे कैसे हवा चलती है, क्या कारण है कि कहीं पर पछुआ, कहीं पर परवा, कहीं पर लू, कहीं पर काला बैसाखी, इस तरह की हवा चलती है। उनसे फिर बारिश कैसे होती है, समुद्रों के तट के क्षेत्र पर ही क्यों बारिश होती है और क्षेत्रों में क्यों नहीं होती, और आपका पहाड़ी क्षेत्रों पर ही वर्षा क्यों अधिक होती है, रेगिस्तान में क्यों नहीं होती, ये सब इसी से टेम्परेचर से ही होकर गुजरेगा। क्लियर है? चलिए, तो फिलहाल आप रिवीजन करिए, कल मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा और आपका जो सूर्य को प्रभावित करने वाले जो सारे फैक्टर हैं उनको देखेंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।